टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और आज दूसरे हिस्से में सरप्राइजिंगली हम बजट की कुछ बात करते हैं और सियासत की बात करते हैं। जी, गवर्नमेंट को बड़ी कामयाबी मिल गई है, ऐसे लग रहा था कि मिल जाएगी, लेकिन ऑपोजिशन मुसलसल जो कि दावे करती रहती है ना, तो इसलिए हम फिर थोड़ा परेशान होते हैं कि क्या वाकई कोई रेजिस्टेंस आएगी। खैर, तमाम दावे जो अपोजिशन के थे वो धरे के धरे रह गए। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में PTI ने ठोक बजाकर, जिसे कहते हैं, बजट मंजूर करा लिया, जैसे कि गवर्नमेंट की जानिब से ये दावा किया गया था कि हम करवा लेंगे। बिल्कुल, वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश किया। तहरीक के हक में 172 जबकि मुखालफत में 138 के करीब वोट आए, जिसके बाद मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी ले ली गई। मंजूरी का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर ने वाइस जो कहने वोट लिया और बजट को मंजूर करवा लिया गया था। बजट में अपोजिशन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई हैं, जिस पर अपोजिशन ने एतजाज भी किया। इससे पहले अगर बात की जाए तो बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए अपोजिशन की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। गवर्नमेंट के सामने सीसा पलाई दीवार बनने के ऐलानात किए गए थे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस इंतहाई अहम मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के 14 अरकान असेंबली गैर हाजिर है। अच्छा, इस पे फिर ट्वीट किया गया नून लीग की जानिब से कि वो अपने जो उनके भाई हैं, उनके कज़न के डेथ की वजह से वो नहीं आए। खैर, पीपल्स पार्टी के 2 अरकान कोरोना की वजह से इजलास में शिरकत नहीं कर सके। लीगी अरकान असेंबली की गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी ने कई सवालात खड़े कर दिए। बजट मंजूरी के बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू की, हुकूमत पे तनकीद की, अपोजिशन पे भी, इनफैक्ट नून लीग पे भी तनकीद की और बजट की मंजूरी को गैर कानूनी करार दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया और उन्होंने कौमी असेंबली में मुहस्सर अपोजिशन ना होने का एतराफ किया। उन्होंने कहा अगर हम ये अब नहीं लाएंगे तो फिर कब लाएंगे, ये उनका कहना था। खैर, शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी पर भी, जैसे कि हमने आपको बताया, कई सवालात उठे। बजट की मंजूरी पर वफाकी वज़रा और हुकूमती शख्सियात मैदान में आई, अपोजिशन को आड़े हाथों लिया और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को जैसे कहते हैं ना कि देख देख कर यॉर्कर्स और बाउंसर्स मारे। खैर, आज फिर कौमी असेंबली का इजलास सुबह 11:30 बजे हो रहा है। आज वजीर आजम खिताब कर रहे हैं और जराये के मुताबिक गवर्नमेंट ने वजीर आजम की तकरीर के दौरान रुकावट न डालने के लिए अपोजिशन के साथ राब्ते का फैसला किया है ताकि ये कार्रवाई पुरअमन तरीके से चलाई जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे कतई तौर पे नहीं लगता। वजीर आजम खिताब कर रहे हैं और कोई बोल ना रहा हो और अपोजिशन एहतजाज ना करे, वैसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है, स्पेशली जब हम यहाँ असेंबलीज में देखते हैं जिस तरह से हाथापाई और जिस तरह से आवाजें और हुल्लड़बाजी हमें देखने को मिलती है। हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप कहते हैं तो फिर एक बार मान लेते हैं कुछ। क्योंकि माहौल ठीक रखना चाहिए, रखा जाना चाहिए। इसका एक ही हल है कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि वजीर आजम को सुना जाए तो उसे अपोजिशन लीडर को सुनना होगा, और अपोजिशन लीडर ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब को सुना जाए या बिलावल साहब को सुना जाए तो उन्हें वजीर आजम को सुनना होगा। इसके अलावा और क्या हल है, और ये कितना आसान हल है, पता नहीं, समझ में क्यों नहीं आता। खैर, इस वक्त हमें फरूख हबीब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है। उनसे जरा बात करते हैं इसी मामले के ऊपर और उनसे हैं कि वो अपनी इस कामयाबी पे कितना खुश हैं। फरूख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक गैर मुअस्सर अपोजिशन जो होती है, एक जानिब तो ब्लेसिंग होती है गवर्नमेंट्स के लिए कि वो बगैर किसी तातुल के, रुकावट के अपना काम करती रहती है, लेकिन दूसरी जानिब अवाम के लिए और इटसेल्फ हुकूमत के लिए एक क्या कहना चाहिए, ब्लेसिंग नहीं भी होती, क्योंकि जब आप पे कोई तनकीद करने वाला नहीं होता, आपको कोई करेक्ट करने वाला नहीं होता, आप अपने हर फैसले को दुरुस्त समझते हैं और इस्लाह का पहलू बहुत कम रह जाता है। इन दोनों शोबों के दरमियान आप अपने आप को बतौर हुकूमत कहाँ खड़ा देखते हैं? देखें, बात यह है कि यकीनन जो अपोजिशन के बड़े बड़े दावे थे, वो दावे तो उनके हो गए नाकाम, क्योंकि आपके इल्म में है कि बजट पास ना होने के बड़े बड़े दावे जो है वो इन्होंने किए थे और कल इनके अपने अरकान जो है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। और जब बड़ी तादाद के अंदर इनके अपने अरकान मौजूद नहीं थे तो नजर आता है कि अपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं है, तो उनके अरकान भी दिलचस्पी नहीं लेते। और हमने तो बजट भी अपना पास किया क्योंकि ये अवामी बजट है, जिस बजट में आवाम के लिए जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, आम आदमी के हवाले से, पाकिस्तान में सस्ती बिजली के लिए डैम्स के हवाले से, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पैसे रखे हैं। 900 अरब रुपए की PSDP रखी गई है, जो तरक्याती बजट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवामी बजट था, पहले ही एक्सेप्ट हो चुका हुआ था आवाम के अंदर, और अपोजिशन के अंदर भी जो है वो एक आपस में समझ लें कि इनके रैंक्स में यूनिटी नहीं है। और यही वजह है कि कल 172 के नंबर से और 138 के नंबर में बहुत बड़ा जो है वो एक गैप है, जो है वो शो अप नहीं हुए। और फिर भी हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है, जो मुल्क के हमारे कौमी सतह के मसाइल हैं, मामलात हैं, उनके अंदर अपना किरदार अदा करें। जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला है और इसके हवाले से दीगर ऐसे कानून साजी है
ये अदा कर सकते हैं, उसमें ये आए, हम इनको वेलकम करें। ठीक हो गया। फारूक कबीर साहब, आज एक्सपेक्टेड है कि वज़ीर आज़म साहब कौमी असेंबली में खिताबेंगे और गवर्नमेंट की जानिब से इस हवाले से स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और अपोजिशन से राब्ता भी कहा जा रहा है कि किया गया। क्या वाकई अपोजिशन से राब्ता हुआ है कि वो वज़ीर आज़म के खिताब में कोई रुकावट ना डालें? देखें, मैं अपोजिशन के साथ जो हमारी तरीके से लेके चलना है और एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, स्पीकर साहब उसको चेयर करते हैं और उसमें अपोजिशन की भी सीनियर लीडरशिप शामिल होती है और हुकूमत की जानिब से भी सीनियर लीडरशिप शामिल होती है। वो मुसलसल एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और असेंबली के इजलास को किस तरह आगे बढ़ाना है और उसका पैटर्न क्या होगा, तरीका क्या होगा, उसके तयन के लिए ही मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और उनका यकीनन वो कौन से खिताब करेंगे और सब कुछ उनके खिताब को जो है वो सुने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब असेंबली में बात करते हैं तो पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। हाँ। एक तो थोड़ा सा ऑडियो में एंटर आ रही है, थोड़ा सा अगर आप अपने डिवाइस को मूव करें तो शायद सिग्नल्स बेहतर हो जाएं। और साथ ही मैं सवाल भी कर लेता हूँ, कल आसिफ अली जरदारी ने कहा, उनके स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट है ही नहीं तो चलेगी कहां से, या ना चलने का क्या सवाल है जब वो गवर्नमेंट उनके मुताबिक एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी बात यह कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि कोई सीरियस राब्ता बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन हुआ नहीं है आज के खिताब को लेकर। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि अपोजिशन रखना नहीं डालेगी और इस उम्मीद पर तो कभी अमल होता नहीं है, क्योंकि जब अपोजिशन लीडर बोलते हैं हुकूमती वज़रा शोर करते हैं, जब वज़ीर आज़म बोलते हैं अपोजिशन शोर करती है और अल्टीमेटली किसी को कुछ समझ नहीं आता, पार्लियामेंट का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। तो इस पे कुछ सीरियस एफर्ट डोंट यू थिंक होनी चाहिए? नहीं, देखें, बात यह है कि इस पे हमारे चीफ विप हैं, स्पीकर साहब हैं, उनके साथ कांटेक्ट हुआ है और राब्ता भी है और यकीनन जो है उस पे हवाले से मुस्बत पेशरफ्त होगी। देखें, जो बुनियादी चीज़ ये है कि आसिफ अली जरदारी जो बात करते हैं, अगर जरदारी ये बात करते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि सिंध में हमें हुकूमत जो है वो नजर नहीं आती। वहां पर आप देखें कि पहला बजट किसी असेंबली में पास हुआ होगा जहां पर अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका ही नहीं दिया गया हो। सिंध के अंदर किसी भी पार्लिमानी पार्टी के जो अपोजिशन में हैं उनके लीडर को बात करने का मौका फराहम नहीं किया गया और जब वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं वहां पर जमहूरियत का गला घोंट दिया जाता है। यहाँ पर आकर हमें बड़े बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े लेक्चर इधर इस्लामाबाद में तो हमें बहुत देते हैं, लेकिन सिंध असेंबली में आप ये देखें कि अपोजिशन लीडर के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होनी चाहिए जिसने इनकी वहां पर कारस्तान के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी सिंध में इन्होंने अपने पास रखी हुई है, वो भी इन्होंने अपोजिशन को नहीं दी और यहाँ बोलने नहीं दिया गया, बजट के ऊपर बात करने का मौका नहीं दिया गया। तो हुकूमत तो हमें सिंध में नजर नहीं आती, जमहूरियत हमें सिंध के अंदर नजर नहीं आती। वहां पर जिस तरीके से इन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है और वजीर एक बात तो फारूक साहब बड़ी वाज़ेह है, हम पे 1,70,00,000 एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म होने की हैसियत से और छोटी मोटी एक छोटा मोटा साफ्ती करियर भी लेकर जो हमने देखा है, इससे पहले इतनी तल्ख सिचुएशन नहीं देखी हमने। लड़ाइयाँ होती रहीं, इख्तलाफ राय भी होता रहा, एहतजाज भी होते रहे, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही गंभीर नज़र आती है कि एक जानिब बलोचिस्तान असेंबली के ऊपर अपोजिशन चढ़ दौड़ती है, उसका दरवाज़ा उसको ताला लगा दिया जाता है, सीएम बलोचिस्तान पे अटैक होता है, दूसरी जानिब आपके मेंबरान चारपाई लेकर असेंबली हॉल के अंदर आ जाते हैं, कफन लेकर बैठ जाते हैं और इस तरह के मामलात, और तीसरी जानिब बजट की कॉपियां खवातीन को दोनों जानिब से मारी जाती हैं। ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे। कोई तो होगा सर इस पे जो नेगोशिएशन करेगा। अगर आप बहसियत हुकूमत कहते रहेंगे कि अपोजिशन खराब है, अपोजिशन कहती रहेगी हुकूमत खराब है, ये कितना ज्यादा नुकसान हमारे पार्लिमानी निज़ाम को पहुंच रहा है, इसका अंदाजा है किसी को हुकूमत में से या अपोजिशन में से? नहीं, देखें, बात ये है, फिर मैं आपको कहूँगा हर मामले का देखें पस मंजर ये है, जो बुनियादी चीज ये है कि अपोजिशन ये चाहती है कि उनका जो एक पुराना तरीकाकार था मुकमुका का, वो उन्हें यहाँ भी मिले और वो तमाम चीजें जो हैं कुछ लो और कुछ दो के बदले में हो। अब कुछ लो और दो बदले की जो कीमत है वो एक बहुत बड़ी कीमत है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो हुकूमत अदा नहीं कर सकती। हम इन्हें ये कहते हैं कि आप एक ऐसे एजेंडे के ऊपर मुतफिक हो, चाहे वो मैंने जिस तरह पहले आपको कहा, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म हो, चाहे वो कौमी सलामती के मामलात हो, चाहे वो मुल्क की इकॉनमी का मामला हो। देखिए, मुल्क की इकॉनमी मजबूत होगी तो पाकिस्तान तगड़ा होगा ना, तरक्की करेगा, उसके समरात पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाए जाएंगे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग भी पार्लियामेंट
असेंबली में है, सेनेट में है, चाहे वो सूबाई असम्बलियों में, चाहे वो ट्रायरी बेंचेस से हैं, अपोजिशन बेंचेस से हैं, उनको मैं समझता हूँ कि अपना एक मुस्बत पॉजिटिव किरदार इस तमाम मरहले के अंदर जो है किसी काम के लिए करके भेजा है ना। सही। कानून साजी का जो इदारा है वो पहलवान साजी का यही मसला है ना फारूक भाई, ये हो नहीं रहा, ये दोनों तरफ ये रियलाइजेशन जो है, सुन लेना मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये रियलाइजेशन जो है वो हुकूमती साइड पे भी है। और आप ये भी ज़हन में रखें कि हमने इसी कौमी असम्बली से 110 कवानीन पास करवाए हैं, अदम ताउन के बावजूद, वॉकआउट्स के बावजूद, शोर शराबे के बावजूद। इस बजट के ऊपर 93 घंटे टोटल जो है वो बहस हुई है, जिसमें से 16 घंटे 10 मिनट ऑपोजिशन को अजाफी फराहम किए गए हैं। इससे ज्यादा और हुकूमत क्या कर सकती है? इससे ज्यादा हुकूमत और खंदा पेशानी का मुजाहरा और क्या कर सकती है? हम इससे और भी ज्यादा करने को तैयार है, लेकिन बजट की मंजूरी के हवाले से तो आपने बात की, लेकिन अब हुकूमत महंगाई कैसे कम करेगी? अब ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी इजाफे की सिफारिश की है। अब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी, बजट मंजूर हो गया है, लेकिन स्टिल अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो बराह रास्त तो असर इसका आवाम पे आएगा। महंगाई में तो उसी तरह से हम देख रहे हैं, वही कंसिस्टेंसी है। कब तक रिलीफ मिलेगा आम आवाम को? देखें, बात यह है कि जहां तक रह गई बात पेट्रोलियम की कीमतों की, तो वो आपके इल्म में होना चाहिए कि जनवरी ऑनवर्ड पेट्रोलियम की कीमतें आलमी मार्केट में $34 फी बैरल से आज $73 फी बैरल के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो जब इतनी कीमतें आलमी मार्केट में हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो पेट्रोल और डीजल जो है वो हम इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, तो सारा वहां से बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं अपनी खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। हमने कीमतें नहीं बढ़ने दी क्योंकि हमने पेट्रोलियम लेवी में भी कमी की, अपने टैक्सेस में भी कमी की, और उसका बोझ कोशिश की कम से कम आवाम के ऊपर पास ऑन करें। लेकिन और आपने देखा होगा कि अप्रैल से मई के हिस्से तक नहीं बढ़ाई। लाइटर नोट अब ये बता दीजिए, जहां तक कोशिश होगी हम चाहेंगे कि आवाम के ऊपर कम से कम बोझ डालें। आपने बिजली की कीमतों के हवाले से देखा तो हम IMF के साथ भी निगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है फारूक भाई, तीनों चीजें ऐसी बड़ी हैं इस वक्त। लाइटर नोट ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियस भी है। एक तो ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल की तो हम बात कर ही रहे हैं, एक जानिब जो 5 मिनट से ऊपर फोन कॉल करेगा उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। कल शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि जो बात होती है 5 मिनट में हो जाती है, उसके बाद वैसे ही टामक तोहियां होती हैं। और खवातीन के मेकअप पे भी आपने बढ़ा दिया, तो घर में भी आपको मुखालफत हो जानी है। आई मीन जो खवातीन खाना है वो भी मुखालफत करेंगी कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, मेकअप महंगा क्यों है। देखें, दो चीजें हैं। एक आपकी जो सोच होती है, देखें आपने मुल्क चलाना है, मुल्क चलाने के लिए आपको रेवेन्यू भी की दरकार है, और वो रेवेन्यू आपने होगा तो आप अपने अखराजात भी कर सकेंगे, आप अपना तरक्याती बजट भी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसी के साथ साथ देखें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर इम्पोर्टेड आती हैं। अब आप ये देखें कि इम्पोर्टेड आने का मतलब ये है कि आप उनके बदले डॉलर्स अदा कर रहे हैं। जब आप डॉलर अदा करते हैं, मुल्क से डॉलर्स का आउटफ्लो होता है, डॉलर बाहर जाता है, उससे आपकी मुल्क की करेंसी के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है कि हम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं उन इंपोर्ट्स को अगर कर्टेल ना करें, कम ना करें, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। उसको भी कर्टेल करना है। तो लिहाजा जब इस किस्म के टैक्सेस इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर लगाए जाते हैं तो उनको डिस्करेज भी करना होता है गैर जरूरी इंपोर्ट्स के ऊपर, और जो लग्जरी चीजें खरीद सकता है वो उसके ऊपर टैक्स भी अदा कर सकता है। लेकिन कोई ऐसी इंपोर्टेड चीज जो कि लाइफ सेविंग रेजिस्टेंस आपको आने वाली है, मेकअप के ऊपर भी और जेवरात के ऊपर भी आपने टैक्स लगाया। खैर चले, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग और डिटेल में अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। फारूक हबीब साहब मौजूद थे, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन।